हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड के जो भी 2 अंक और 3 अंक वाले क्वेश्चन हैं उनको कराने जा रहा हूं। आप लोगों से कहा था कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उनको मैं आंसर सहित कराऊंगा। लॉन्ग टाइप के यदि क्वेश्चन रहेंगे उनका केवल प्रश्न दे दूंगा, जिसका वीडियो अपलोड है वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टाइप के जो भी क्वेश्चन उनको आपको समझा करके मैं मतलब पूरा विधिवत बताऊँगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा करें। और आगामी समय में अगले चैप्टर के भी वीडियो मिलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो में यदि 5 से 6 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं तो उतना आप अच्छे से तैयार करें, जितना मैं करा रहा हूं आप तैयार करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं केवल उतना ही पढ़ें, आप अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, मूल प्रभाज को स्पष्ट कीजिए। मूल प्रभाज है क्या? ठीक है, अच्छा मैं आपको बखूबी समझाऊंगा। यदि अभी तक आप समझे भी नहीं होंगे तो भी यहाँ पे समझ पाएंगे। जैसे आपके पास स्टूडेंट बिलियन है, बिलियन में क्या होता है? बिलियन है, बिलियन में 2 घटक होते हैं, एक तो होता है विलेय और एक होता है विलायक, है ना। इसके भी मूल प्रभाज की संख्या मान लेते हैं स्मॉल एन, इसके मूल प्रभाज की संख्या कैपिटल एन, सॉरी मूलों की संख्या स्मॉल एन और इसके मूलों की संख्या कैपिटल एन। तो बिलियन का मूल प्रभाज कहलाता क्या है? बिलियन में उपस्थित किसी एक अवयव के मूलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मूलों की संख्या का अनुपात ही मूल प्रभाज कहलाता है। बस 2 नंबर का यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल प्रभाज किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, तो बिलियन में एक घटक के मूलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को ही हम कहते हैं मूल प्रभाज। क्लियर? इतना तो समझ गए मूल प्रभाज क्या है। यदि हम विलेय की बात करें तो विलेय का मूल प्रभाज स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, क्योंकि स्मॉल एन विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या है और कैपिटल एन विलायक के मूलों की संख्या है, जिसको हमने ऐड कर दिया। समझ गए? इतना क्लियर है। यदि विलायक के मूल प्रभाज निकालेंगे तो विलायक का मूल की संख्या ऊपर करेंगे और नीचे दोनों का योग करेंगे। ठीक है, तो किसी बिलियन में उपस्थित किसी अवयव के एक मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या का अनुपात ही मूल प्रभाज कहलाता है। यदि विलेय में मूलों की संख्या स्मॉल एन और विलायक के मूलों की संख्या कैपिटल एन हो तो विलेय का मूल प्रभाज स्मॉल एन अपान एन प्लस कैपिटल एन, विलायक का मूल प्रभाज जो होता है कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। चीजें क्लियर हो गई? यानी बिलियन है, उसमें जितने भी घटक होंगे जरूरी नहीं कि एक ही घटक हो, दूसरा घटक भी हो सकता है, तीसरा घटक भी हो सकता है, चौथा भी घटक हो सकता है। तो किसी एक घटक के मूलों की संख्या बटे समस्त घटकों के मूलों की संख्या का अनुपात ही बिलियन का मूल प्रभाज कहलाता है। यदि स्टूडेंट आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है या 1 दिन बाद है या 2 दिन बाद है, आप किसी भी प्रश्न पर फंस जाते हैं या किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, चाहे किसी सब्जेक्ट का हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ चुका है डाउट सेक्शन। यानी आप किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं आस्क ए डाउट ऑप्शन से। तो आपको करना क्या है? सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से उसे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट इस प्रकार से आपका होम पेज रहेगा, जिसे नीचे की ओर स्क्रॉल करना है आपको। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं डाउट योर डाउट, और योर डाउट पर आपको क्लिक करना है। योर डाउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, टेक ए पिक्चर है, चूज फ्रॉम गैलरी। तो चूज फ्रॉम गैलरी को क्लिक करेंगे और यहाँ पर गैलरी से आपको एक फोटो सिलेक्ट करना है जिस प्रश्न को आपको पूछना हो। तो ये प्रश्न मैंने ले लिया, इसको आपको क्रॉप करना है। ठीक है, क्रॉप करने के बाद थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे और इसको टिक कर देंगे तो यहाँ पे चूज अपलोड हो जाएगा और इसका व्यू सोल्यूशन आ जाएगा। इंडिया के नंबर 1 बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा। जो भी मैथमेटिक्स जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको आपको सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको 2 से 4 सेकेंड में सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो अपलोड होगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, फार्मलता की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। फार्मलता देखिए, नॉर्मलता, फार्मलता, मोलरता, मोललता, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, ये सभी चीजें हैं जो 2 अंक के क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। अब 2 अंक और 3 अंक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यदि 3 अंक का क्वेश्चन करना होता है स्टूडेंट तो थोड़ा सा उसका जो वर्णन है ज्यादा कर दिया जाता है। हो सकता है फार्मलता का टिप्पणी आपको 3 नंबर में भी दिया जाए, लेकिन ध्यान रखना फार्मलता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आंकिक क्वेश्चन क्यों ना हो जाए। 3 नंबर में आंकिक क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से केवल 2 और 3 अंक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है।
तो समझिए फार्मलता, किसी भी विलेय के ग्राम के सूत्रभार की संख्या जो 1 लीटर विलायक में उपस्थित हो उसे फार्मलता कहते हैं। या मैं एक और परिभाषा बताता हूं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम द्रव्यमान की संख्या या ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या फार्मलता कहलाती है। एक सिंपल परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने पहले भी कराया था। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या फार्मलता कहलाती है। आप अच्छे से तैयार कर लें। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम द्रव्यमान की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या ही विलयन की फार्मलता कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है। फार्मलता मतलब विलयन का लीटर में आयतन बटे ऊपर क्या होगा, पदार्थ का ग्राम भार। समझ गए स्टूडेंट? इतना क्लियर हो गया। ग्राम भार यानी ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान ही ग्राम भार कहलाता है। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम सूत्र द्रव्यमान या ग्राम सूत्र भार की संख्या ही फार्मलता कहलाती है। ये आपका फार्मूला है। और एक फार्मूला और होता है स्टूडेंट जिसको आप नॉर्मल तरीके से, है ना, समझते होंगे। एक शॉर्ट फॉर्म में यदि बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मान लीजिए W इंटू 1000, है ना, और यहाँ पर आपका हो जाएगा FM इंटू ये V, जहाँ पे V क्या है, ये V है स्टूडेंट विलयन का मिलीलीटर में आयतन, ये आपका ग्राम सूत्र द्रव्यमान है, ठीक है, और ये आपका जो W है ये वेट है, वजन है, और 1000 ये जो है स्टूडेंट 1 लीटर के लिए, है ना, बदला गया है। तो ये चीज़ भी आप फार्मूला लिख सकते हैं। तो इतना क्लियर, फार्मलता आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है मोलरता और मोललता में अंतर। देखिए मोलरता और मोललता, इसमें 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 3 अंतर याद करना है। हो सकता है 2 अंक में पूछ दिया जाए, लेकिन ये 3 अंक के लायक है और 3 अंक में ही पूछा जाता है। तो चलिए मोलरता और मोललता समझते हैं। मोलरता और मोललता थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए ये जो मोलरता है ये विलयन के 1 लीटर में आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अभी आप पढ़ रहे थे फार्मलता, फार्मलता में क्या देखा था कि ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, लेकिन मोलरता में क्या होगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। लेकिन वहीं पे मोललता की बात करें तो प्रति 1000 ग्राम विलायक में, यहाँ पर 1 लीटर आयतन में, लेकिन यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, दोनों में मोल ही है। मोलरता में मोल है, मोललता में भी मोल है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि 1 लीटर आयतन में जो मिलेगा वहां मोलरता निकालेंगे और जो 1000 ग्राम विलायक में मिलेगा वहां से मोललता निकालेंगे। समझ पा रहे हैं? मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता। लेकिन मोललता की बात करें तो किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ठीक है, तो मोलरता में विलयन के आयतन पर विचार करते हैं क्योंकि 1 लीटर आयतन, और मोललता में विलायक के द्रव्यमान पर विचार करते हैं क्योंकि स्टूडेंट 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। 2 डिफरेंस आप समझ गए। मोलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता, मोललता में विलायक के आयतन का कोई महत्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोलरता है ये आपका आयतन से संबंधित है, इसलिए इसमें भार का कोई महत्व नहीं है, और मोललता जो है ये भार से संबंधित है, इसलिए इसमें कोई आयतन का महत्व नहीं है। इसे कैपिटल एम से, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मोलरता जो है आयतन पर विचार करते हैं, इससे द्रव्यमान पर विचार करते हैं। इसके 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। लेकिन जहां बात आती है स्टूडेंट ये द्रव्यमान और आयतन में, तो जो मोलरता है वो आयतन पर डिपेंड करता है, तो भार पर कोई महत्व नहीं रखता, इसका महत्व भार से कोई लेन देन नहीं होता। लेकिन मोललता है, इसका स्टूडेंट जो संबंध है वो आयतन से नहीं होता बल्कि किससे होता है? द्रव्यमान से होता है। तो ये डिफरेंस भी आप समझ गए। 2 अंक में कभी कभी पूछा जा सकता है अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म सिंपल है स्टूडेंट, कोई भी एक्टिविटी होगी, कोई भी क्रिया विधि होगी, कोई भी क्रिया हो जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करेगी, है ना, वो अणुसंख्यक के अंतर्गत आएगी। तो विलयन के भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय के कणों की प्रकृति पर, इन्हें अणुसंख्यक गुण कहते हैं। मतलब कोई भी क्रिया होगी स्टूडेंट जो
विलेय पदार्थ के कणों पर, या कि जो भी विलयन में जो भी उपस्थित कण होंगे उन पर निर्भर करते हैं, उसे अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। मतलब जैसे आपका हो गया हिमांक, अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, ये सब चीज जो स्टूडेंट ये किस पर डिपेंड करते हैं? विलेय पदार्थ के कणों पर। तो जो कण पर निर्भर करेंगे उसे कहेंगे अणुसंख्या गुणधर्म। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नार्मलता की परिभाषा लिखिए। नार्मलता की परिभाषा। अब देखिए फॉर्मलता आपको मैंने क्या क्या समझाया, अभी अच्छे से आप समझें। पहले मैंने आपको समझाया फॉर्मलता, ये फॉर्मलता था। फॉर्मलता क्या था? फॉर्मलता था मान लीजिए 1 लीटर है, उसमें विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, उसे हम कहते थे फॉर्मलता। 1 लीटर आयतन में, बात समझिएगा, 1 लीटर आयतन में ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या क्या कहलाती है? फॉर्मलता। मोलरता में आए तो 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। जब मोललता में आए तो 1000 ग्राम विलायक में मोलों की संख्या। अच्छा, अब पहुंच गए नार्मलता में। तो नार्मलता में क्या है कि 1 लीटर है लेकिन इसमें विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। अभी आपने मोलरता में देखा कि 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। लेकिन नार्मलता में स्टूडेंट किसी विलयन की नार्मलता उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यहां पर ग्राम तुल्यांक आ चुका है। नार्मलता में ग्राम तुल्यांक है और मोलरता में विलेय पदार्थ के केवल मोलों की संख्या है। समझिएगा, ग्राम तुल्यांक का आपका मतलब है तुल्यांकी भार अणुभार बटे संयोजकता होता है। परिभाषा सूत्र, तुल्यांकी भार का सूत्र होता है अणुभार बटे संयोजकता। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या स्टूडेंट कहलाती है नार्मलता कहलाती है, जिसका फार्मूला है, इसे आप लिखें विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक भार गुणे 1000 और ml में आयतन, मिलीलीटर में आयतन। ये हो गया आपका, ठीक है ना, मिलीलीटर में आयतन हो गया। ये आपका मुख्य रूप से आपका क्या हो गया? सूत्र हो गया। 2 नंबर में पूछा जाएगा तो बस आपको परिभाषा लिखना है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। और आपको फार्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लें भैया, कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नार्मलता कहलाती है। और ये सारा चीज मैं पहले भी समझा चुका हूं, आपको पूरा वीडियो मिलेगा। हो सकता है आप प्लेलिस्ट विजिट किए होंगे, नहीं किए हो तो कर लीजिए, अच्छे से वहां से समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम आपको देना है कि हेनरी का नियम है क्या। देखिए, कोई भी आपके पास द्रव है, उसमें गैस हम मिलाना चाहते हैं तो जितना दाब लगाएंगे उतना वो गैस मिलेगा। जैसे कोका कोला का आपने, स्प्राइट का आपने क्या लिया, एक मान लीजिए 1 लीटर का आपने वाटर लिया और उसे खोला यदि, तो क्या देखते हैं कि फेन के साथ बाहर आता है, क्योंकि वहां अत्यंत दाब से स्टूडेंट वहां गैस भरी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही वहां से हम उसका कवर खोलते हैं तो अधिक दाब होने के कारण वहां से निकलकर बाहर आने की कोशिश करता है स्टूडेंट। इसी कारण से समझिएगा, इसी कारण से वहां झाग उत्पन्न होता है और बाहर आ जाता है। तो हेनरी ने बताया कि मान लीजिए विलेय पदार्थ है, या मान लीजिए आपके पास कोई भी द्रव है, उसमें हम गैस मिलाना चाहते हैं तो गैस कितना मिलेगा? जितना उसमें हम दाब लगाएंगे। यानी स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उतना ही गैस उस विलायक में मिलेगा जिस विलायक में हम उसे मिलाना चाहते हैं। स्प्राइट में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर भेजते हैं क्योंकि स्टूडेंट वो खराब ना हो, और उसे अत्यधिक दाब के साथ भेजा जाता है, बनाया जाता है, डाला जाता है, ताकि वो द्रव में अच्छे से विलेय रहे, यानी मिला हुआ रहे। तो कहने का मतलब हेनरी ने केवल ये समझाया कि किसी भी मान लीजिए विलायक में हम गैस मिलाना चाहते हैं तो गैस का दाब जितना अधिक होगा, जितना दाब से आरोपित होगा, वो गैस उस द्रव पर उतना ही विलेय होगा। अर्थात M प्रोपोर्शनल P, यानी जो द्रव्यमान है वो किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा वहां पे स्टूडेंट क्या होगा? उस गैस के द्रव्यमान की विलेयता होगी, जितनी ज्यादा प्रेशर रहेगी। ठीक है, तो ये हेनरी का नियम है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी हैं, है ना, जिनको मैं करा दूंगा। लेकिन स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 अंक के क्वेश्चन, 3 अंक के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको करा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग अच्छे से तैयार कर लिया करें। मैं अपने हिसाब से 100% कोशिश कर रहा हूं, बस आप लोग भी मेहनत करें, अपने से भी पढ़ाई करें, जो मैं करा रहा हूं तो करें ही।
क्योंकि पेपर आपको देना, रिजल्ट आपको पाना है। टीचर का एक दायित्व होता है समझाना आपको, आपकी मदद करना। तो मैं वो काम कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करें, आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे स्टूडेंट, निश्चित ही अच्छे तौर पर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यही छोटा सा वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।